न्यायालय। ठीक, इससे पहले न्यायालय की संरचना को समझ लो। हमारे यहां जो न्यायालय है उसकी दो विशेषताएं हैं। एक पहली विशेषता है कि न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका। और दूसरा, हमारे यहाँ जो न्यायालय की संरचना है वो एकीकृत एकीकृत संरचना है, एकीकृत। अब इन दोनों से मतलब क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायालय अपने प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र है। अब न्यायालय की संरचना कैसे शुरू होती है? जिला स्तर से, मतलब और भी होता है, नीचे भी होता है, लेकिन हमें उतना जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जिला स्तर पर हम दो प्रकार के न्यायालय देख सकते हैं, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय। सत्र न्यायालय में फौजदारी केस चलते हैं। कौन से केस? फौजदारी, मतलब क्रिमिनल केस। और जिला न्यायालय में दीवानी केस चलते हैं, दीवानी मामले, मतलब सिविल केस, दीवानी दीवानी। ठीक, अच्छा, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे दीवानी केस हो, जिला स्तर से अगर आप जो न्यायाधीश के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो फिर यहाँ जिला स्तर से अपील चली जाती है राज्य के उच्च न्यायालय में, राज्य के उच्च न्यायालय में चली जाती है। मतलब आपका वो केस किस माध्यम से अब उच्च न्यायालय में जाता है? अपील के माध्यम से। ठीक, अब राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, हर एक संविधान में प्रावधान प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का है, लेकिन यह भी प्रावधान दिया गया है कि एक से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। यह प्रावधान भी संविधान में है। किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ उसके लिए हाई कोर्ट रखना संसाधनों की हानि है, तो क्या करते हैं कि एक दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के साथ संलग्न कर देते हैं उसे। तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट है? 25। कितने हाई कोर्ट है? 25। हालांकि राज्य हमारे यहाँ 28 है, तो उस हिसाब से 28 राज्य होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, 25 हाई कोर्ट है। ठीक, दो हाई कोर्ट, एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट होता है नहीं। चलो, हो गया। अब उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश से आप असंतुष्ट हो, फैसले से असंतुष्ट हो, तो सारे उच्च न्यायालयों से अपील कहाँ जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय। इसे हम कहते हैं हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। कंफ्यूज नहीं होना, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब किसी राज्य का हाई कोर्ट। यहां भी किस माध्यम से जाओगे? अपील के माध्यम से। अब आप इस पूरी व्यवस्था में देखो, इस संरचना में, कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी प्रावधान बनाया, सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्तियां दी हैं। संविधान ने भाग 6 में और उच्च न्यायालय के लिए भी प्रावधान किया है, उसकी भी शक्तियों का विवरण दिया है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे जिला स्तर पर न्यायालय हो, वो अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने न्यायिक क्षेत्र के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि जो जिला न्यायालय को जो शक्तियां दी गई हैं उसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। न्यायालय स्वतंत्र है अपने निर्णय देने के लिए, जब तक उसकी न्यायिक क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। उच्च न्यायालय की भी अपनी शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय का भी अपना एक न्यायिक क्षेत्र निश्चित है, तो उच्च न्यायालय भी स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक न्यायिक क्षेत्र है, वो भी अपने न्यायिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित है, मतलब हर स्तर पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन दूसरी विशेषता हमने क्या देखी कि न्यायपालिका की संरचना हमारे यहाँ जो है वो कैसी है? एकीकृत है। आप देख रहे हो कि एक समारोह मरकाम किसी का मर्डर कर देता है
तो वो केस पहले जिला स्तर में चलता है। समारू मरकाम को जो सज़ा मिलती है उससे पीड़ित पक्ष जो है संतुष्ट नहीं है, अपील करता है, वो हाईकोर्ट जाता है। वही केस कहाँ पहुँच गया? राज्य के हाईकोर्ट में पहुँच गया अपील के माध्यम से। और हाईकोर्ट के निर्णय से भी यदि पीड़ित पक्ष असंतुष्ट है तो वही केस कहाँ पहुँच गया? सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से एक सूत्र में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं अपील के माध्यम से। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? एकीकृत न्यायपालिका, है ना। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की उसकी दोनों विशेषताएं समझ गए। चलिए, दीवानी फौजदारी, किसी को आप घुसंड मार दिए, हड्डी टूट गया, नाक टूट गया, खून निकल आया, तो क्रिमिनल केस बन गया, है ना। लेकिन किसी को घुसंड कुछ इस प्रकार से मारे कि उसकी ना तो हड्डी टूटी ना ही उसका खून निकला, तो वो क्या हुआ? एक तरह से आपने बेइज्जत कर दिया, उसको चोट नहीं लगी, आपने उसे बेइज्जत, तो वो सिविल केस में चला जाएगा, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा। बलात्कार, मर्डर, डकैती, चोरी, ये सब क्रिमिनल केस में आता है ना। किसी की ज़मीन कब्जा, किसी ने कब्जा ली, वो सिविल केस में आता है ना। किसी को आपने पब्लिकली जो है बदनाम कर दिया, जिसका प्रमाण है आपके पास, तो वो आपने मानहानि कर दी, उसका आपने सम्मान को ठेस पहुंचाया, तो वो दीवानी केस में चला गया, है ना। तलाक वलाक ये सब वो सब मामले में चले जाते हैं, शादी विवाह। ठीक, आइए, ये बात क्लियर है। चलिए हम शुरू करेंगे भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय से। भाग 5 में बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था है संविधान में जो भारत के लिए है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर है। तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के लिए है, केंद्रीय स्तर पे है, तो सर्वोच्च न्यायालय हम भाग 5 में पढ़ेंगे। एकीकृत न्यायपालिका, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके ऊपर कोई न्यायिक संरचना खत्म, और उसके नीचे सारे राज्यों के हाई कोर्ट और सारे राज्यों के हाई कोर्ट के नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। एकदम क्रूड फैक्ट प्रश्न पूछ देगा आपसे। ये एकीकृत जो एकल व्यवस्था, एकीकृत व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। तथ्य के रूप में रट लीजिए, जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने 1935 में ये अधिनियम पारित किया था, उसमें इस एकीकृत एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान था, और जब हम आज़ाद हो गए तो हमने उसी अधिनियम से एकल न्यायिक व्यवस्था उठा ली। ठीक, 28 जनवरी 1950 भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, जिसने भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू संघीय न्यायालय का स्थान लिया। इसको समझो। देखो, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने तो पूरे भारत पर नियंत्रण प्रत्यक्ष नहीं किया था, है ना। अंग्रेजों के शासनकाल में लगभग 11 कुछ ही प्रांत, कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, तो उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। लेकिन उसी भारत में छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां राजा महाराजा अब भी शासन कर रहे थे, है ना। तो अंग्रेजों ने जितने भारत प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा था, उसके लिए उन्होंने बंगाल में कोर्ट बनाया था। तो उस समय पूरा की हर एक प्रांत में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी, मतलब अंग्रेजों के जितने नियंत्रण है उन सब के लिए एक कॉमन न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय संघीय न्यायालय। उन्होंने फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। जब हम आज़ाद हो गए तो पूरा भारत का एक स्वरूप आकार ले लिया भारत ने। अब भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक न्यायालय बनाना था, तो संघीय न्यायालय की बजाय हमने उसे क्या बना दिया? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बिल्डिंग आप देखते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। ठीक, संसद उच्चतम न्यायालय के गठन, न्याय क्षेत्र और शक्तियों के लिए अधिकृत है। संविधान ने संसद को यह शक्ति दे रखी है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, ये संसद निर्धारित करे। सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र क्या क्या होगा, मतलब उसका कहाँ कहाँ तक उसकी शक्तियाँ होंगी, विस्तृत होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगा। और उसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, ये संसद डिसाइड करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई
संविधान ने कुछ शक्तियां तो जब से संविधान लागू हुआ तब से बता दी कि सर्वोच्च न्यायालय ये करेगा वो करेगा, लेकिन संसद किसी भी समय एक विधेयक लाकर उसे संसद के दोनों सदनों में पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेकर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा सकता है और शक्तियां भी उसे दे सकता है ना। समझ गए? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसा होगा, न्याय क्षेत्र क्या होगा और शक्तियां क्या क्या होंगी, इसके लिए कौन अधिकृत है? संसद। संसद ही कर सकती है। क्या राज्यों की विधानमंडल सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है? नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। किसको है? केवल संसद को। मूलतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मतलब जब हमारा उच्चतम न्यायालय जब सुप्रीम कोर्ट बना था पहली बार, तो क्या प्रावधान फिर संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या निश्चित की थी? 8, जब सर्वोच्च न्यायालय पहली बार बना था। लेकिन वर्तमान में अब 8 था, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने? 34। वर्तमान में कितने हैं? 34। मतलब संसद ने इसमें संशोधन कर धीरे धीरे जैसे न्यायाधीशों उच्च सुप्रीम कोर्ट में केसों की संख्या बढ़ती चली गई, तो संसद ने क्या किया? संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते चले गए और वर्तमान में कितनी है? 34। 34 को 1 + 33 करेंगे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर है? ठीक। अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। सीधा सीधा तथ्य पूछ देगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124। और हम पहले से भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब मुझे यहां आना होगा। चलिए, इनकी नियुक्ति कैसे होती है ये देख लेते हैं। ये है कॉलेजियम। ये वीडियो चालू किया कि नहीं किया? ये कॉलेजियम है, ये है संसद, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये है राष्ट्रपति। और हम ये जानते हैं कि मंत्री परिषद बनती है, मंत्री है, अरे ये मंत्री परिषद है। ठीक। इसमें एक अलग से ये विधि कौन है? केंद्रीय विधि मंत्री। कौन है ये पीला वाला? विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। ये पीला वाला है विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। चलिए, ये जो कॉलेजियम है इसमें एक इसमें सर्वोच्च न्यायालय, ये जो ये है 5 है, ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी इस कॉलेजियम, ये कॉलेज कितने जजों की होती है? 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम है, ग्रुप है समझ लो, जिसे कॉलेजियम कहा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का समूह है कॉलेजियम।
इसके अध्यक्ष, इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही हम भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक, अध्यक्ष होते हैं। और बाकी जो अन्य सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जज हैं ना, जो 33 जज, उनमें से 4 यहाँ होते हैं। ठीक, अब ये कॉलेजियम क्या क्या करता है, देखिए ये कॉलेजियम, पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं, हैं? शॉर्ट में समझ जाओगे ना, सर्वोच्च न्यायालय बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श देता है, नियुक्ति का परामर्श देता है, पहला चीज। दूसरा, हाई कोर्ट, राज्यों के हाई कोर्ट, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श देता है। तीसरा, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके प्रमोशन और क्या बोलते हैं ट्रांसफर को, स्थानांतरण का परामर्श देता है, स्थानांतरण परामर्श ये देता है, ये कॉलेजियम देता है। मतलब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपन पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट कहाँ से आ गया। देखिए भाई, हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों चाहे किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इस गलतफहमी में मत जाना कि बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ के राज्यपाल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश और किसी राज्य के हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, बात ठीक स्पष्ट है। और ये प्रश्न शायद पिछले टेस्ट में आया था, लोग पूछ रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिख दिया था बिलासपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, वहाँ लिखा था, डी ऑप्शन में था। अबे इस सालों तुम्हारे में नहीं था, सुबह वाले में था। हाँ तो लेकिन भाई ये चीज़ तो मैं बार बार जगह जगह पे बताया हूँ, फिर आप कंफ्यूज काहे हो रहे थे भाई। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, तो उसमें कंफ्यूजन की बात ही क्या थी। बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, वो तो राष्ट्रपति करेंगे ना। चलो अब देखो आप कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर किसी हाई कोर्ट के जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा। कॉलेजियम परामर्श किसको भेजता है, विधि मंत्री को, केंद्रीय विधि मंत्री, केंद्र ना, राज्य का नहीं, राज्य का कोई विधि मंत्री होता है क्या। ये परामर्श किसको देता है कॉलेजियम, विधि मंत्री को। और हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करते हैं कार्य। वास्तव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोल लो आप या विधि मंत्री बोलो, ये परामर्श किसको पास पहुंच जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेंगे जिसका परामर्श कॉलेजियम ने दिया है, जिसका परामर्श कॉलेजियम ने दिया, उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। मतलब क्या यहाँ पर यह है कि मंत्री परिषद तय करेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, नहीं, ये तय कौन करता है, कॉलेजियम तय करता है। राष्ट्रपति कौन बोला साला, तो बोली क्या, कोई बोला साला राष्ट्रपति, अबे साला इतना आराम से समझाने का पूरा निरर्थक हो जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट का कौन न्यायाधीश नियुक्त होगा, कोई ये व्यक्ति कौन होगा, ये इस पूरे डायग्राम में तय कौन कर रहा है, सीजीआई, कॉलेजियम, कॉलेजियम बोल लो, नहीं कॉलेजियम, ठीक। हाँ ये बात स्पष्ट है। सुनो सुनो सुनो, कॉलेजियम जो परामर्श विधि मंत्री को देगा, विधि मंत्री उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ध्यान रहे, ये जो कॉलेजियम जो परामर्श दिया ना, ऐसा नहीं विधि मंत्री अपने साले घुसड़ दिया
उस परामर्श को करके, ऐसा नहीं कर पाएगा वहां पर। ठीक, वही परामर्श विधि मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसको बढ़ाएगी? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना पड़ेगा। तब तक जब तक ये उस परामर्श को मना तब तक नहीं कर सकता विधि मंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद कॉलेजियम द्वारा दिए गए परामर्श को तब तक अस्वीकृत नहीं कर सकता जब तक एक कॉलेजियम का जो परामर्श होगा वो वैध तरीके से हो। अगर कॉलेजियम का जो परामर्श दिया है वो वैध तरीके से है तो विधि मंत्री उस परामर्श को अस्वीकार नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि कॉलेजियम परामर्श देता कैसे है। देखो भाई, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जज मान लो हमारा समारू डिकोस्टा है ये, और ये कॉलेजियम का भी अध्यक्ष है। तो भाई समारू डिकोस्टा के बाद अगला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? कॉलेजियम ही तय करेगा। मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं ना, अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो ये स्वयं मतलब इस कॉलेजियम को जिम्मेदारी ये है कि मेरे बाद अगला भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, और उसकी नियुक्ति कॉलेजियम के परामर्श पर ही होगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जितने मुख्य न्यायाधीश के नीचे 33 जज है ना, उसमें से किसी एक नाम पर पांचों जजों की एक राय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक राय। एक राय किसकी नियुक्ति के लिए? CJI। एक राय मतलब कोई भी उन 33 अन्य न्यायाधीशों में वही भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश होगा जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो 4 अन्य न्यायाधीश हैं उनकी एक राय होगी। मतलब सबका मतदान उसके पक्ष में होगा। किसी एक ने भी अगर उस व्यक्ति के पक्ष में मतदान नहीं किया तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक, फिर एक सवाल फंसोगे कहाँ कि भाई जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए मतलब आप लोग जब सामान्य तौर पर पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि भारत का जो अगला मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कॉलेजियम के परामर्श पर ही सर्वोच्च न्यायालय का अगला न्यायाधीश तय होगा, मुख्य न्यायाधीश तय होगा, और उस पर जब कॉलेजियम मतदान करेगी तो एक राय होनी चाहिए। मतलब सबका मतदान उस व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये जो भारत का जो अगला मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए उस पर ये जो कॉलेजियम परामर्श देगा वो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात पर? अब जब मान लो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है पगला गया है, मतलब थोड़ा सनक गया है, क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंचते हैं लोग। देखना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल लगभग कितना होता है? कोई 6 महीने के लिए बनता है, कोई 1 साल, इससे ज़्यादा का नहीं बन पाता, क्योंकि तब तक उसकी उम्र खत्म हो जाती। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी उम्र तक ही न्यायाधीश रह सकता है? 65, और 60 में सठियाना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए 65, ज़्यादा से ज़्यादा 65। ठीक, यहां तक कहानी स्पष्ट है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी तो नियुक्ति होती है, और उनकी नियुक्ति कहां से होती है? वो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, सारे जो राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं का प्रमोशन वहां से जब होगा तो कहां के न्यायाधीश बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट के, है ना। तो किस हाईकोर्ट का कौन सा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होगा, ये परामर्श भी कौन देता है? कॉलेजियम। कॉलेजियम ये परामर्श विधि मंत्री को देगा, विधि मंत्री वो परामर्श राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति फलाना हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ये जो कॉलेजियम का परामर्श होगा
ये जो कॉलेजियम का परामर्श होगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, वहां पर 3-2 कम से कम कौन सा बहुमत से होगा, एक मतदान होना चाहिए 3-2, मतलब बहुमत में कॉलेजियम कैसे तय करेगा, बहुमत में 5 न्यायाधीश हैं, बहुमत क्या होगा 5 न्यायाधीशों का 3, कम से कम 3 न्यायाधीश उसके पक्ष में होंगे, तभी किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश का परामर्श कॉलेजियम देगा विधि मंत्री को जो वैध होगा। अब मान लो कि किसी 2.5 तो हो नहीं सकता ना, है 2.5 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक। तो समझ गए आप, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जो कॉलेजियम देगा वो कैसा होना चाहिए, एक राय पर होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो परामर्श होगा वो कैसा होगा, बहुमत के आधार पर, है ना, जो 3-2 हो सकता है, क्लियर है, 4-2 भी हो सकता है, 5-0 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 बहुमत मिलना चाहिए उसको, ये बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब हाई कोर्ट में कौन से न्यायाधीश नियुक्त होंगे, इसका परामर्श भी कौन देगा, यही देगा भाई। हाई कोर्ट के नीचे वाले जो जज होते हैं वही प्रमोट होकर हाई कोर्ट में जज बनेंगे ना, वही तो प्रमोट हो गए। तो किस हाई कोर्ट में कौन सा जज, किस राज्य के हाई कोर्ट में कौन सा जज हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होगा, ये परामर्श भी कौन देता है, कॉलेजियम। और कॉलेजियम परामर्श विधि मंत्री को देगा, विधि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संबंधित हाई कोर्ट में फलाना व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे, क्लियर है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी वैसे ही नियुक्त होगा कॉलेजियम के परामर्श पर, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी कॉलेजियम के परामर्श पर ही नियुक्त होंगे, वहां एक राय नहीं है, हाँ सब बहुमत से, केवल एक राय कहां चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, क्लियर है, क्लियर है, पक्का सबको। चलो अभी एक बीच में संसद ने जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की शक्ति दिया है ना संविधान ने संसद को, तो संसद ने एक चालाकी करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार ने एक 2014 में हुआ था, हाँ 2014 में किसकी सरकार थी, मोदी, हाँ मोदी आ गया था, मोदी ने चालाकी करने की कोशिश की। कैसे, एक विधेयक लेकर आया, संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया ना। संविधान संशोधन में एक प्रावधान, जो संशोधन क्या किया, कॉलेजियम को हटा दिया, किससे, एनजेक से। कॉलेजियम की व्यवस्था को उस संविधान संशोधन में हटा दिया गया, उसकी जगह क्या ला दिया, एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये कर दिया, पूरा संशोधन कर दिया, संसद के दोनों सदनों में पारित भी हुआ है ना, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया और एक संविधान में संशोधन कर दिया गया। कॉलेजियम की व्यवस्था को हटा दिया, उसी जगह क्या ले आया, एनजेक ले आया, है ना, ये ले आया। अब इसकी व्यवस्था कुछ कैसी थी बताऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनको तय कौन कर रहा है, न्यायाधीश ही तय कर रहे हैं, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है ना कॉलेजियम में, वही तय कर रहे हैं। अभी एनजेक की व्यवस्था क्या कर दी, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, विधि मंत्री होंगे, ऑपोजिशन का एक होगा, मतलब राजनेता इस अब तय करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन होगा। अब ये लोग जानते हो काम तो कैसे करते, फिर इनके जीजा, साला, इनकी बीवी सब न्यायाधीश नियुक्त होने लगते, मतलब भले पतलून पहनना आए ना आए, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाते।
इसका मतलब ये है कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती? फिर तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता, फिर जो प्रधानमंत्री का तलवा चाट रहा होता वो भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश होता। नहीं, तो ये व्यवस्था हो जाती। तो भाई न्यायपालिका जहां स्वतंत्र नहीं रह सकती, वहां की न्यायपालिका का अर्थ क्या रहा? आई